नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और हर रोज की तरह सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं 6 बजे कोरोना के बारे में। कोरोना के आंकड़े क्या हैं सबसे पहले हम आपको दिखा दें। आपको ये भी बता दें कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं थोड़े से कम तो हुए हैं, लेकिन परेशानी का सबब अभी भी बना हुआ है। देखिए, आज 2,84,460 मामले सामने आए हैं। कुल देश भर की बात हम कर रहे हैं। कल के मुकाबले थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से कम है हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पॉजिटिविटी रेट में धीरे धीरे फर्क नजर आने लगा है और इसीलिए अब लगातार जो कर्फ्यू लगाया गया था, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनमें थोड़ी सी राहत देने की बात तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं। खास तौर से दिल्ली की ही हम बात करें तो यहां पर थोड़ी सी राहत की खबर आई है। 24 घंटे में अगर हम मौत की बात करें तो ये आंकड़ा भी काफी ठीक ठाक है। 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 22 लाख से ज्यादा अभी भारत में एक्टिव केसेस हैं और जो रिकवरी रेट है वो लगभग 94% के आसपास है। पॉजिटिविटी रेट अभी भी आपको बता दें कि लगभग 20% के करीब बना हुआ है। कई लोगों ने जान गंवाई है पिछले 24 घंटे में, इसीलिए लगातार डॉक्टर्स की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ फ्लू हुआ है, तो आप एक कैरियर का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे किसी ऐसे शख्स को ये बीमारी हो जाए जो बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं रखता, या फिर उसको पहले से ही ढेर सारी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज है, लिवर से जुड़ी हुई बीमारी है, या हो सकता है कि वो कैंसर पेशेंट है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब जानलेवा साबित होता है, चाहे वो ओमिक्रॉनी वेरिएंट क्यों ना हुआ हो। इसीलिए लगातार कहा जाता है कि अगर आपको ऐसा 1% भी महसूस होता है कि आपको फ्लू है या कोरोना है तो आप बड़ा ख्याल रखें। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में केसेस सामने आए हैं। यहाँ पे लगभग 40,000 लोग ठीक हो गए हैं। मुंबई की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत एहतियात बरता गया था, बहुत तमाम गाइडलाइंस के साथ साथ तमाम प्रिकॉशंस लिए गए थे। इसीलिए जब हालात खराब होने लगे उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आने लगे थे, जिसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि पूरी तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाया जाए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे थे और चिंता का विषय यह था कि एक बार फिर से सेकेंड वेव की तरह महाराष्ट्र में ही कहीं बहुत ज्यादा बुरे हालात ना हो जाएं। दिल्ली में अगर संक्रमण दर की बात करें तो लगभग 10.5% पर है। ये एक्टिव केसेस की बात करें तो 38,315 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में 7,498 नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं। 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना की वजह से दिल्ली के भीतर मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो सुधर रहा है और जो लोगों की कम संख्या सामने आ रही है दिल्ली में, उसी को देखते हुए थोड़ी सी ढील देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, जिसके संकेत 2-3 दिन पहले ही मिलने लगे थे। तो हमारे साथ मेरी सहयोगी भी जुड़ेंगी, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हो, डॉक्टर हो, और वो हमें बताएं कि आखिर हमें और क्या करना चाहिए। मिलन मेरे साथ जुड़ गई हैं जो हमेशा आपको कोरोना पे तमाम जानकारी पहुंचाती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर भी जुड़ गए हैं। लेकिन मिलन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर अरुणेश है हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरुणेश जी आपका। मिलन, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। फिलहाल जो देश के हालात हैं वो कैसे हैं, क्या रिपोर्ट्स कहती हैं, और जो बातें लगातार हम सुन रहे हैं लोगों की तरफ से कि देखिए कोरोना है, बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है, लेकिन रोजी रोटी पे भी संकट है। जितने तमाम एहतियात बरतते हुए जितनी गाइडलाइंस जारी की गई है, थोड़ी सी ढील बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। इसे देखते हुए शायद दिल्ली सरकार ने थोड़ी सी राहत देने की बात कही है। बिल्कुल शशि, अब तो पश्चिम बंगाल में पहले ही ढील दे दी गई थी, जहां पर शादियों में भी 200 तक गेस्ट को अलाउ कर दिया गया था। और आगे चल के हम अब दिल्ली में भी देख रहे हैं, आज डीडीएमए की बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं और नेगवैक के जो एक्सपर्ट्स हैं जो वैक्सीनेशन पर और पूरी कोविड स्ट्रैटेजी पर भारत में काम करते हैं, वो भी मौजूद थे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे और उन्होंने ये निर्णय लिया है दिल्ली सरकार के साथ कि अब वीकेंड कर्फ्यू जो है दिल्ली में वो बंद किया जाएगा, उसे स्टॉप किया जाएगा। और अब ऑड इवन में जो मार्केट्स चल रही थी उसे भी अब खत्म किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस की जो संख्या है वो घटती जा रही है। और ये अपने आप में एक अच्छा संकेत भी है। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं,
और लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा कि व्यापारियों पर जो मार है महामारी की, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अब किसी तरीके की जो ढिलाई है वो देनी सही समझी है। दिल्ली एलजी ने भी इसे सही समझा है। आने वाले समय में हम ये भी सुन रहे हैं शशि कि दिल्ली में स्कूलों को लेकर भी, कब खुलेंगे स्कूल, इसको लेकर भी बातचीत डीडीएमए की मीटिंग में हुई है, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले एक हफ्ते में इस पर निर्णय हो सकता है, क्योंकि साथ ही साथ केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्कूल कैसे खुलने चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस पर एक पूरा जो है चिट्ठा तैयार कर रहे हैं। एक पूरा मैनुअल बनेगा कि स्कूल कैसे खुलेंगे, सरकारों को किस तरीके से स्कूलों में इस प्रोटोकॉल कैसे लगाने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह देखते हुए, क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कि बच्चे भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं इस वेव में। दूसरी वेव की तुलना में तीसरी वेव में ज्यादा बच्चे संक्रमित दिखाई दिए। हालांकि लक्षण कम थे और बहुत कम बच्चे अस्पताल गए, लेकिन फिर भी, और इस पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी राज्यों को गाइडलाइंस देगा। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत और भी राज्य चाह रहे हैं कि स्कूल खुले, जो दुकानें हैं वो खुले और लोग सामान्य जिंदगी पर वापस चले। बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ मिलन। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश भी जुड़ गए हैं। अरुणेश, जैसा कि मिलन ने कहा, सर हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि आपका क्या टेक है, जितने बच्चों के बारे में हम लगातार खबरें सुन रहे थे, रिपोर्ट्स देख रहे थे, तीसरी लहर में कहा यह गया था कि बहुत ज़्यादा संक्रमित बच्चे होंगे, स्कूल्स को खोलने की बात कही जा रही है। हालांकि वो पेरेंट्स की सहमति से ही स्कूल बुलाएंगे बच्चों को, लेकिन पेरेंट्स के मन में बड़ा डर है, अभी भी बहुत भय है और लगता नहीं है कि बहुत आसानी से वो बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो फुल फ्लेज्ड एक बार फिर से स्कूल खुले और बच्चे स्कूल पहुंचे। तो आपकी नजर में एज ए डॉक्टर आप क्या बताएंगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि स्कूल खुले और बच्चे कम संक्रमित हों, कुछ खास ख्याल रखा जा सकता है, डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है? डॉक्टर अरुणेश से हम ये सवाल पूछेंगे, शायद हमारा संपर्क टूट गया उनके साथ। तब तक हम एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हालात कैसे बने हुए हैं और कैसे बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के केसेस में थोड़ी कमी जरूर आई है, पॉजिटिविटी रेट भी थोड़ा सा सुधरा है, इसीलिए तमाम राज्य सरकारें धीरे धीरे चीज़ों में ढील देने लगी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे बात स्कूल्स की हो, बाकी के व्यापारियों की बात हो, बहुत ज़्यादा बुरे हालात पिछले 2-2.5 साल में हो गए हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हम कहेंगे कि बुरे हालात कोरोना की वजह से हो गए हैं। डॉक्टर अरुणेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुणेश, जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही थी मिलन के स्कूल्स खोलने की बात हो रही है और अब ये प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से बुलाया जा सकता है बच्चों को वापस स्कूल। क्या ये आसान होगा, क्योंकि पेरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा डर है? बिल्कुल सही है। ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेव कह सकते हैं जो आया था, वो अब कम से कम हमारे इस नदर्न इंडिया में, इस तरफ वाले एरियाज में, दिल्ली में, जहाँ पे एक बॉम्बे में जहाँ पे हाई नंबर्स आ रहे थे, वो अब डिक्लाइन पे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स तो डेफिनेटली कम हो रहा है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये है कि इसको हम आम इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं मानना चाहिए। और मैं बहुत सारे क्वार्टर्स से ये आ रहे हैं कि इसको आप इन्फ्लुएंजा की तरह लो, इन्फेक्शन होने दो, ठीक हो जाएगा। आई थिंक ये रास्ता सही नहीं होगा। लेकिन ये भी पक्का है कि हमें वी हैव टू गेट ऑन विद द लाइफ। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारी दुनिया बंद हो जाएगी क्योंकि ओमिक्रॉन है। तो हमें एक गार्डेड अप्रोच लेना चाहिए, जहाँ पे कि स्कूल, अगर अब दिल्ली के अगर नंबर कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, तो आई थिंक मैं भी स्वागत करूंगा। धीरे धीरे काम स्कूल सारे कुछ खुलने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट ग्रेजुअल मैनर। हम भी स्कूल खोल एक समय में हम लोग ज्यादा लोगों को कलेक्ट ना होने दें और उस तक आने वाले कुछ हफ्तों में ये नंबर्स और मेरे हिसाब से कम हो जाएंगे और हम फिर भी कोविड वाले बिहेवियर पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये म्यूटेटेड वायरस है और अभी तक इसने ये दिखाया है कि ये इन्फेक्शन तो करता है, कम्युनिकेबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा विरुलेंट नहीं है, इससे ज्यादा लोग सिक नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इसका बिहेवियर इसी तरह से रहने वाला है या इसका कोई एक नया म्यूटेशन ना आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसका रोकने का तरीका क्या है? हम एक इसको नए इन्फेक्शंस को रोकें। जिनको हो रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको आइसोलेट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर पे ही रहेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात हो गई है, लेकिन इसको हल्के में ना लें। बट
धीरे धीरे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी, स्कूल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी we need to unlock. I mean, that will be my message. धीरे ग्रेजुअल अनलॉकिंग करें इन अ ग्रेडेड मैनर, ये देखते हुए कि हमारी पॉजिटिविटी रेट अगर वैसी रहती है तो हम उसको फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं, ग्रेजुअली अपनी वापस एक्टिविटी को आ सकते हैं। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो लेकिन हम एहतियात पूरे बरतें, हमें ज़रूरी है कि हम उस तरफ भी ध्यान दें और बहुत इसको आसान न समझें। मिलन, लेकिन दिक्कत तो यही हमने देखा ना, सेकंड वेव में कितने बुरे हालात हो गए थे, थोड़े से डरे हम, और उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो लगा ही नहीं कि कभी कोरोना इस देश में हुआ भी था। हर मार्केट में इतनी भीड़ थी कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये वही देश है जहाँ भी 2 महीने पहले इतने बुरे हालात थे कि एक एक सांस के लिए लोगों की जान निकल रही थी। हाँ शशि, लेकिन तब से लेकर अब तक इतना बड़ा फर्क हमने देखा है कि तब हमारे पास वैक्सीन बस लगनी शुरू ही हुई थी और आज हमारे देश में वैक्सीनेशन का कवरेज बहुत लेवल तक बढ़ चुका है। मतलब अगर बात करें तो 90% से ऊपर हम वैक्सीनेशन कवरेज ही भारत में देख रहे हैं और डबल वैक्सीनेशन का कवरेज भी 75% से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड वेव में जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही थी, लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे थे, डेल्टा वेव का उस वक्त कहर था भारत में, और वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी बनने में वक्त लगता है, आप जब वैक्सीन लगाते हैं उसके 10-15 दिन बाद ही इम्यूनिटी स्टार्ट होती है बॉडी में बनना। तो ये सारी तमाम चीजें थी। उस वक्त ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो ऑक्सीजन को लेकर इम्पैक्ट हुआ, डेल्टा में जो है छाती में। बिल्कुल सही कह रही है। मेरा सवाल था कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने की सलाह लगातार डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स देते हैं, वो हम पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि इतने भयावह दौर से निकल कर आए, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा एहतियात बरतें, ये हमारी दिक्कत है। शशि, इसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अब जो लोग हैं, हम और आप या कोई भी हो, अब कोरोना से डर कम है। इसी चक्कर में लोग बाहर भी जा रहे हैं, लोग शादियों में भी जा रहे हैं, लोग अपने काम पर भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हमें ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं हमें मालूम है। डॉक्टर्स भी अभी इस पर अध्ययन कर रहे हैं और आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया है कि जो 64% मौतें दिल्ली में हो भी रही हैं, उसमें से जो 64% लोग हैं वो अनवैक्सीनेटेड है, वो कोमॉर्बिड लोग हैं। तो अगर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि अभी भी एहतियात बरतना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो कोमॉर्बिड है, जो बुजुर्ग हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है, और भारत को जैसे हमें मालूम है कि भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत संख्या में हमारे यहाँ पे लोग डायबिटिक हैं। अगर वो अपना शुगर बीपी ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको कोरोना ज्यादा तंग करेगा, उनमें कोरोना ज्यादा दिखाई भी देगा। और क्योंकि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि धारणा ये बनी हुई है कि नजला जुकाम होके खत्म हो जाएगा, लेकिन जब खांसी लंबे समय तक तंग कर रही है कुछ लोगों को, जैसे हम देख भी रहे हैं, कोविड से ठीक होने के बाद भी लोग खांस रहे हैं, अभी भी छाती में दर्द होता है लोगों को, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए और इसको लेकर भी लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन दोहरी बात है शशि, दोहरी बात इसलिए है क्योंकि लोगों को काम पर भी जाना है, लोगों को कमाना भी है, लोगों को आमदनी भी करनी है। बिल्कुल। तो जो गरीब वर्ग है, निचले वर्ग है, उनके लिए खासी मार कोरोना में हो जाती है, इसलिए बाहर निकलना भी जरूरी है लेकिन मास्क पहनना भी जरूरी है। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि हमने कई लोगों को सुना है और ख़ास तौर से सेकंड वेव में जब उन्हें कहा गया कि इतने बुरे हालात हैं, आप बाहर मत निकलिए। मिलन, आपको याद होगा बहुत सारे मजदूरों की तरफ से बहुत साफ कहा गया था कि कोरोना से मरना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि हम भूखे मर जाएं, हमारी फैमिलीज भूखी मर जाएं, इसीलिए हम काम पर निकल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन फिर से वही अपील कर रहे हैं हम लोग भी और डॉक्टर्स भी लगातार वही कह रहे हैं कि एहतियात आप ज़रूर बरतें। डॉक्टर अरुणेश, जैसा कि मिलन ने भी कहा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। डॉक्टर होने के नाते आपके पास क्या इस तरह के लोग आ रहे हैं, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, सेकेंड वेव की खास तौर से मैं बात करूं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स का कहना यह है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां हैं जो कभी उनको हुई नहीं थी। अब डॉक्टर्स के पास जब वो पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत सीरियस हुआ था कोरोना, उनकी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, लिवर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, अलग अलग तरह की वीकनेसेस की बात कर रहे हैं वो लोग, और बहुत इम्यूनिटी वीक हुई है उनकी, बार बार बीमार पड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से वो। बिल्कुल, डेल्टा वेव के बाद हमारे पास, क्योंकि डेल्टा वेव में लंग में काफ़ी अफेक्शन था, मतलब बहुत लोग न्यूमोनिया के साथ आए थे, सिक पेशेंट्स थे, जो लोग वेंटिलेटर पे रहे, बाईपैप पे रहे, आईसीयू में रहे,
ऐसे लोगों को लंग की स्कारिंग हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, जो कि डेल्टा में इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा थे। इसका एसेंशियली इसमें यही होता है कि निमोनिया के बाद फेफड़े में स्कार रह जाते हैं, जिसके कारण लोगों को खांसी, जुकाम होना, सांस फूलना, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, जैसे लिवर, इन सब के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिले थे। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो ओमिक्रॉन में थे पेशेंट ज्यादा सिक होते थे। नाउ डेल्टा में, ओमिक्रॉन में चूंकि लंग, एक तो हमने देखा है अभी तक के पिछले 4 हफ्तों में जो हमने देखा है, सीवियर न्यूमोनिया बहुत अनकॉमन है। मतलब डेल्टा में यही चीज बहुत कॉमन था, पेशेंट्स को लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती थी। ओमिक्रॉन में लंग की इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है। अभी जितने पेशेंट्स भी अभी हॉस्पिटल में है, मेजॉरिटी सब मॉडरेट है, कोई सीवियर का इक्का दुक्का केस आता है, जो कि एक दो पेशेंट है मेरे पास जो वेंटिलेटर पे है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर आप देखोगे तो बहुत अनकॉमन है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ओमिक्रॉन के लंग से रिलेटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट कम होंगे, क्योंकि फाइब्रोसिस नहीं होगी। फाइब्रोसिस क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूमोनिया नहीं है। लेकिन दूसरे अंग, रिमेंबर, कोविड सिर्फ लंग को ही इफेक्ट नहीं करता है, कोविड ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, कोविड लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लॉन्ग कोविड सिम्टम्स कैसे होंगे ओमिक्रॉन के, ये हमें आने वाले 2-3 महीनों में पता चले। हमें समझना चाहिए ये नई बीमारी है हमारे लिए। पिछले 3-4 हफ्तों से ही कोविड ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हमें इसके फॉलोअप हमें दिखेंगे अगले 2 से 3 महीने में कि उनके नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं। जो हमारा डेल्टा का एक्सपीरियंस है उसमें फॉगी हेड होना, हेडेक होना, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ मेमोरी, ब्रेथलेसनेस, जो नजला बोलते हैं वो होना, ब्रेथलेसनेस होना, खांसी होना, ये सब उसके कॉमन पोस्ट कोविड रिलेटेड इफेक्ट थे। कुछ लोगों को एक्स एंड पेन्स होना, लैक ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं कि मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये तरह के सिम्टम, जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। लॉन्ग कोविड, इट इज एंटायरली पॉसिबल कि लॉन्ग कोविड इससे भी होगा, ओमिक्रॉन से भी होगा। ये कितना अफेक्ट करेगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत क्वार्टर से सुन रहा हूं कि आप इसको नॉर्मल फ्लू की तरह लो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना होगा, प्लीज इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ना लें। ये हालांकि फ्लू ही है, लेकिन ये फ्लू से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा अच्छी बात है कि इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आपको फ्लू लगा है और आप अगर 7 दिन घर में बीमार रहे हो, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि अभी हमें नहीं पता है। ये आने वाले समय में क्लियर होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें, इसे कॉमन फ्लू की तरह तो बिल्कुल न लें। और इसीलिए लगातार हम भी अपने शो में यही कहते हैं कि आइसोलेशन में सबसे पहले चले जाएं, बेशक आपको फ्लू ही क्यों ना हुआ हो। डॉक्टर अरुणेश, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए, पॉजिटिविटी रेट जो है उसे देखते हुए, आपका मानना क्या है कि जिस डर की या जिस पीक की बात कही जा रही थी वहाँ से थोड़ी सी राहत भरी खबर है, धीरे धीरे चीज़ें और थोड़ा सा सही होती चली जाएंगी, सेटल होती चली जाएंगी? बिल्कुल, ये वायरस का बिहेवियर होता है। हमने डेल्टा में भी ऐसे ही देखा। अब तो हम लोगों ने डिफरेंट वेव्स में देखा कि एक बार जब आप पीक पहुंच जाते हो तो उसके बाद वायरसेस, नए इन्फेक्शंस कम होते हैं। दूसरा एक था कोइंसिडेंटल इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं कि कोई पेशेंट सर्जरी के लिए आ रहा है, सर्जरी से पहले उसका कोविड टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं अभी हॉस्पिटल में जो न्यूरो सर्जरी के लिए आए हैं, जो कार्डिक सर्जरी के लिए आए हैं, जो पेट की सर्जरी के लिए आए हैं, और अचानक से वो कोविड पॉजिटिव। तो एक इसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल कोविड पॉजिटिविटी, ये भी एक कॉमन है। ये सारे नंबर सब कम हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन धीरे धीरे कम हो रहा है, कि अगर ये नंबर कम हो रहे हैं तो वो भी नंबर भी कम हो रहा है। लेकिन अभी वी कांट लेट आवर गार्ड्स डाउन। अभी बहुत ये कहने में कि खतरा टल चुका है, वो अभी नहीं है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम मास्क इसलिए पहने कि हमें नए इन्फेक्शन को रोकना है। नए इन्फेक्शन जितने बढ़ेंगे, कोविड के म्यूटेशंस होने के चांस और बढ़ेंगे। याद रखिए, जितने म्यूटेशंस आए हैं डिफरेंट कंट्रीज में आए, अफ्रीकन वेरिएंट हो, ब्रिटेन के वेरिएंट हो, इंडियन वेरिएंट हो, ये क्यों नाम पड़ा है? इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे इसके नए नंबर्स बनने शुरू हुए थे। जब नए नंबर्स बढ़ते हैं वहां पे म्यूटेशन होता है। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट द लास्ट म्यूटेशन वी हैव सीन, दिस इज नॉट द लास्ट ग्रीक वर्ड वी हैव हर्ड। हमें आने वाले समय में नए वर्ड्स भी सुनाई पड़ेंगे। लेट अस वेरी मच होप कि हम लोग इसके ट्रांसमिशन को रोकें और एहतियात बरतें और शायद कोविड के साथ रहना सीखें। लेट अस लीव विथ इट। ये मास्क कहीं जाने वाला नहीं है, हमें मास्क लगा के रहना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करके रखनी होगी, और हमें कोविड के साथ रहना होगा।
और हमें ये अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना होगा कि इस तरीके से हमें एहतियात बरतना है। मिलन, मैं छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सिर्फ भारत की बात न करें, यूरोप में अभी भी बहुत बुरे हालात हैं। ओमिक्रॉन के ही अगर मामले हम देखें तो कई देशों में 5 लाख तक के भी केसेस सामने आ रहे हैं एक दिन में, यानी वहाँ पर भी चीज़ें भी बहुत कंट्रोल में नहीं है। उस हिसाब से कम हम कह सकते हैं कि भारत में थोड़ी राहत भरी खबर है ये। बिल्कुल, पूरे विश्व भर में जब हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन या कोविड से रिलेटेड जो केस सर्जेस हैं, 35 लाख के ऊपर तक का सर्ज देखा गया है। और इसमें जो देश है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, यूरोपियन काफी जो देश है इसमें सबसे ज्यादा केसेस वहीं देखे जा रहे हैं। वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर बहुत इश्यूज हैं क्योंकि लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। ज्यादातर लोग कोरोना के प्रतिबंधों या फिर पाबंदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस पैंडेमिक को हैंडल करना है। उसके तुलना में भारत में बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आज स्वास्थ्य मंत्रालय में जो जॉइंट सेक्रेटरी है लव अग्रवाल, उन्होंने कहा कि बाकी देशों की तुलना में अगर भारत में अभी देखा जाए तो 3.5 लाख की जो पीक थी इस वक्त, उससे हम नीचे आ गए हैं। सेकेंड वेव में 4.5 लाख की पीक थी, उससे वो हमने अभी टच नहीं की। लेकिन भारत में लोग सुनने को तैयार हैं, भारत में लोग मानने को तैयार हैं। इसीलिए भारत जो है बाकी देशों की तुलना में अच्छा कर रहा है और लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए शायद हम बेहतर स्थिति में हैं इन देशों से और हमें ये करते रहना चाहिए और लगातार। बेहतर स्थिति में हमको पहुंचना है इन तमाम चीजों को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी यूरोप जैसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें खुद से ही बहुत ख्याल रखना है अपना। डॉक्टर अरुणेश, एक छोटा सा एहतियात या छोटा सा कोई सलाह आप जाते जाते देना चाहें हमारे दर्शकों को, आप क्या कहेंगे कि क्या खास ख्याल रख सकते हैं अभी और जिस पे हमें और ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, किसी को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो सकता है, ये काफी कम्युनिकेबल है। सबसे पहला काम करें कि हम लोग उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा फॉलो करें। अगर आपको पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, पहले से आपको डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी, लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सिम्टम्स, इन फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, तो 1-2 दिन वॉच करके जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस ही होते हैं जहाँ पे कि थोड़े कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। बट मेजॉरिटी टाइम अगर आप अदरवाइज ठीक हैं तो आप अच्छा खान पान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, हाइड्रेटेड रखें। मेजॉरिटी आपको जो इन्फेक्शन होगा उसमें जो बुखार लगेगा, खांसी होगी, उसके लिए कॉमन कोल्ड की दवाई चलती है और आप ठीक हो जाते हो। इसलिए इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत कंसिस्टेंटली हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को घर में किसी को बीमारी होती है तो पहला काम कर लें, उसको आइसोलेट करें, क्योंकि इसके जितने इसके कम्युनिकेशन को रोकेंगे हम लोग इसको इस पे असर इफेक्टिवली इसको रोक सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, पैनिक नहीं करना है, बट वी हैव टू बी कॉशियस, वेरी कॉशियस एंड स्टिक टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। 3 थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुणेश, आपका। मिलन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलन हमारे साथ एक बार फिर से कल हाजिर होंगी और आपको तमाम अपडेट्स देंगी देश और दुनिया में क्या हालात हैं कोरोना के। और हमेशा हम 6 बजे आपके लिए कोरोना के अपडेट्स लेकर आते हैं और डॉक्टर भी हमारे साथ इसीलिए जुड़ते हैं जिससे कि आपके मन में जो सवाल हो उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें कि कैसे आपको एहतियात बरतना है। बेशक हम पीक से अच्छी तरफ जा रहे हैं, राहत भरी खबर है देश में, बावजूद इसके बहुत ज़रूरी है कि एहतियात हम बरतें, पैनिक ना करें। और जो लगातार हम कहते हैं अपने शो में कि आपको लगता भी है कि आपको फ्लू हुआ है तो भी आप आइसोलेशन में चले जाइए, कम से कम किसी और को कंटेजियस होने के नाते आप फैला नहीं पाएंगे, कोई और आपसे कम से कम बीमार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए।